साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी अपनी एकेडमी मानस एकेडमी पे। मैं हूँ नीरज पारिक आप सभी के साथ में। थंबनेल में जो दिखा है वो हकीकत की बात है, हकीकत में ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा किया है और हमारे साथ रह के किया है। तो इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे तरीके से नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। वो डिपेंड जेआरएफ का ये करेगा कि आप अब उस एज में हैं या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है। बाकी अगर एलिजिबिलिटी आपकी है तो जो हम स्ट्रैटेजी बताते हैं आप उसको बहुत ऑनेस्टली फॉलो करिए, विश्वास करिए आपको आपका डिजायर रिजल्ट मिलेगा। तो क्या वो रणनीति है, क्या वो स्ट्रैटेजी है, उसके ऊपर बात करते हैं। उसके पहले 2 मिनट आप मेरी बात को ध्यान से सुनें। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के पहले एक चीज़ को हम दिमाग में लेके चलते हैं कि भाई हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका जो मोटिवेशन है वो बहुत मजबूत है, और वो मजबूत कब होगा, जब आपका टारगेट बहुत क्लियर होगा। आपका कोई टारगेट है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के पीछे कि मेरा ये ड्रीम है, मेरा ये पर्टिकुलर टारगेट है, इसलिए मैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता हूं। अगर वो बहुत स्ट्रांग है तो विश्वास करिए सारी स्ट्रैटेजीज आपके लिए वर्क करेंगी। लेकिन अगर हमारा ओरिएंटेशन क्लियर नहीं है, वाई फैक्टर अगर क्लियर नहीं है, क्यों हम करना चाहते हैं वो क्लियर नहीं है, तो फिर एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नामुमकिन नहीं कह सकता, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर ये विजन क्लियर है तो ये बात नहीं है कि 100% हो जाएगा, बट बहुत हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएं। तो क्या कुछ है, कैसा है, आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है, यूजीसी नेट एग्जाम के थ्रू अब आप 3 चीज़ों को टारगेट कर रहे हैं। पहला टारगेट हमारा होता है नेट और जेआरएफ। ये सबसे डिजायर्ड, सबसे प्राइम गोल है। जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं जेआरएफ के, तो उनका सपना होता है ऐसा जेआरएफ मिले, बिकॉज इकोनॉमिक हेल्प बहुत ज़्यादा आपको मिलती है, और पीएचडी तो खैर आप लोग करते ही करते हैं। दूसरा होता है नेट। अगर आप नेट के लिए क्वालिफाई होते हैं तो आपको जेआरएफ नहीं मिलता, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं। जहां पे अगर रिटन एग्जाम हो रहा है तो आप उस एग्जाम में एलिजिबल हो जाएंगे, या तो डायरेक्ट इंटरव्यू है तो आप इंटरव्यू के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तीसरी चीज, अब पीएचडी के जो एडमिशन्स हैं उसके लिए भी ये मार्क्स आपके लिए काम करेंगे, बिकॉज इसी के मार्कशीट के बेस पे, इसी मार्क्स के बेस पे आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर पीएचडी पे एडमिशन लेना है तो फॉर 12 मंथ्स आपके लिए ये मार्क्स आपके रिजल्ट के दिन से 12 महीने तक वैलिड रहते हैं। नेट अगर आप एक बार क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए लाइफ टाइम तक के लिए वैलिड होता है। जेआरएफ के थ्रू आप पीएचडी में एडमिशन मिलता है आपको, प्लस आपको कुछ मॉनेटरी गेन्स भी होते हैं, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं, और नेट तो खैर है ही है। और इसके साथ में सेम सिलेबस ही आपके कुछ स्टेट्स में जो एग्जाम लगता है, जैसे राजस्थान है, एमपी है, महाराष्ट्र है, तो उन सेट एग्जामिनेशन में, हिमाचल सेट है, जो भी स्टेट का जो एग्जाम होता है उसके लिए भी आप इसी सिलेबस के थ्रू तैयारी होती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो एक तीर से हम लगभग 4 निशाने लगा रहे हैं। नेट जेआरएफ हमारा क्वालिफाई हो जाए, हमारा नेट क्वालिफाई हो जाए, या तो हम पीएचडी में हमें एडमिशन मिल जाए, और फाइनली सेट एग्जामिनेशन है। तो इन चारों चीज़ों को अगर हम लेके चलते हैं तो मेरा मानना यह है कि ये एग्जाम आपको बहुत कुछ देता है। अब मसला क्या है, जो भी स्टूडेंट या तो अंडर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन जस्ट एनरोलमेंट लेने वाला है, वो भी अब इसके लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज, जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएट, वो बंदा भी इस एग्जाम को देगा। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन में लोग तो बहुत ज्यादा हैं, कंपटीशन कोई बहुत आसान नहीं है। सर्टेन % को क्वालिफाई करके जेआरएफ मिल रहा है, ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन सारी चीज़ों को हम एक बार दिमाग से हटा दें कि भाई कितने लोग एग्जाम देंगे, या कितने % इसका रिजल्ट रहता है, कितने % को जेआरएफ मिलता है, हम उसको कुछ भी ना देखें, और अगर हम ये देखें कि यार हम स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। क्योंकि फाइनली आपका नेट जेआरएफ है, चाहे आपका सिर्फ नेट है, सिर्फ चाहे आपका पीएचडी है, अल्टीमेटली वो आपको सिर्फ आपके नाम पे, आपकी मुस्कान पे तो मिलने वाला है नहीं, वो मिलेगा आपके मार्क्स के ऊपर। बात सही है। आप कितने मार्क्स लेकर के आ रहे हैं एग्जामिनेशन में, सारा खेल उसका है। अब जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं वो ऑफलाइन होने वाले हैं, तो पहले से ज़्यादा आप कंफर्टेबल रहेंगे, बिकॉज ऑफलाइन के अंदर कंफर्टेबिलिटी होती है। कहने वाले ये बकवास करते हुए दिखेंगे कि भाई पेपर आउट हो जाएगा, ये होगा, फलाना होगा। पेपर अगर आउट होना है तो वो ऑनलाइन में भी हो सकता है, बिकॉज पेपर बनाने वाला तो कंप्यूटर नहीं है ना, पेपर बनाने वाला इंसान है। तो काम जो गड़बड़ होना है वो कहीं भी हो सकता है। तो ये जो एक गंदगी फैलाते हैं या जो नेगेटिविटी को स्प्रेड करते हैं, उन सबसे दूर रहो आप। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि ऑफलाइन है तो आप कंफर्टेबली एग्जाम दे पाओगे। अब क्या चक्कर है दोस्तों, एग्जाम देने वाले कितने स्टूडेंट हैं, क्या है, एग्जाम जो होगा वो सिलेबस के रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें असल में अब करना क्या है, किसी भी टारगेट को पाने के लिए जो चीज चाहिए होती है सबसे पहले, वो होती है स्ट्रैटेजी। बिकॉज अगर आपकी स्ट्रैटेजी है तो रणनीति बना लिया आपने, बहुत शानदार, बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अनलेस इफ यू डोंट एग्जीक्यूट दैट, एग्जीक्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रणनीति का बनना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना उसका एग्जीक्यूशन है।
हमने प्लानिंग बहुत कर ली कि भाई हम ऐसे पढ़ेंगे, हमें ये टारगेट है, बट अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे तो चीज़ें बेकार हैं। और एग्जीक्यूट जब चीज़ें हो जाती हैं तो सक्सेस फिर मिलती है, क्योंकि स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूशन में ही प्रॉब्लम होती है। देखिए, प्रॉब्लम पहले तो यहीं पे शुरू हो जाती है, हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, रणनीति हमारी प्रॉपर नहीं है, तो कन्फर्मली एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर नहीं होगा, क्योंकि रणनीति के हिसाब से हम एग्जीक्यूट करेंगे। अब अगर आपने थोड़ा सा गलत रास्ता चुन लिया शुरुआत में, तो वो शुरुआत का बहुत छोटी सी दूरी भविष्य में बहुत बड़ी दूरी में बदल जाएगी। तो सबसे पहली चीज होती है कि आप यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। अब स्ट्रैटेजी कौन बताएगा? स्ट्रैटेजी किसे पता होगी? स्ट्रैटेजी आती है अनुभव से। अनुभव, एक्सपीरियंस, पढ़ने पढ़ाने दोनों चीज़ों का। तो एक बहुत लंबा समय हमें हो चुका है, उसके बेसिस के ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट के सक्सेस के एक्सपीरियंस भी हैं और फेल्योर के एक्सपीरियंस भी हैं। तो उन दोनों को जब मैं मिक्स करता हूं तो मुझे ये समझ में आता है कि जो लोग सक्सेस हो रहे हैं उन्होंने क्या किया और जो फेल हो गए उन्होंने क्या किया। तो उसके बेस के ऊपर एज ए टीचर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने की स्थिति में हूँ। हो सकता है और आप अपने अकॉर्डिंग उन चीज़ों को एडजस्ट करें। और उसका जो एग्जीक्यूशन है मेरे दोस्तों, ये मैं मेरे हिस्से पे ले सकता हूँ, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट तो आप ही को लेना पड़ेगा। एग्जीक्यूशन आप नहीं करेंगे तो चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी। और सक्सेस फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट आती है, यानी ये दो चीज़ मिलती है तो ये रिजल्ट में मिलता ही मिलता है। तो सक्सेस को तो इसको मानना ही हमारा बाय प्रोडक्ट है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, आएगा ही आएगा। अगर सही रणनीति है और सही एग्जीक्यूशन तो काम हो जाएगा। चलिए अब सीधी शुरुआत करते हैं हमारी रणनीति के ऊपर। देखिए, हमारा एग्जामिनेशन जो एनटीए कंडक्ट करवाएगा, वो एनटीए कंडक्ट कराएगा, उसके दो पेपर हमारे लगते हैं, एक पेपर 1 लगता है, एक पेपर 2 लगता है। सीधी बात है, पेपर 1 का भी सिलेबस बहुत क्लियर है, पेपर 2 का सिलेबस क्लियर है। नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, इसलिए हमें सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। पहली चीज एकदम दिमाग में क्लियर करके चलो। तो जो भी तुक्का लगाने की टेक्निक्स है, इनके ऊपर हमें समझना होगा तुक्के कैसे लगते हैं। तुक्का लगाने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि आपका नॉलेज होना चाहिए। नहीं, आपको एटलीस्ट रिविजन अगर बहुत अच्छे से किया है तो आपका तुक्का सही चला जाएगा। अगर आपने कुछ भी तैयार नहीं किया तो प्रोबेबिलिटी बहुत घट जाएगी कि आपके अटेम्प्ट किए हुए क्वेश्चंस तुक्के में सही हो जाएं। खैर, वो बात का मसला है। अब हम क्या कर रहे हैं, दो पेपर हमारे पास हैं, एक पेपर 1 है, एक पेपर 2 है। पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चन आते हैं। जैसा देखो डायग्राम में यहाँ बहुत क्लियर हमने लिखा है। नेट सेट पीएचडी के लिए एक पेपर 1 होता है, जनरल पेपर होता है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इक्वली होता है, यानी सब इसमें इक्वल दर्जे में बैठते हैं। दूसरा होता है पेपर 2, ये ऑप्शनल होता है। जैसे सपोज मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ तो पॉलिटिकल साइंस में एमए अगर मैंने किया है तो मैं पॉलिटिकल साइंस में एग्जाम दे सकता हूँ। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन अगर 2 या 3 सब्जेक्ट में, तो किसी भी एक सब्जेक्ट में आप चुन सकते हैं एग्जाम को। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो वो आपका पेपर 2 होता है। अब चक्कर क्या है सर, यहाँ पे पेपर 1 को आप ध्यान से देखो तो पेपर 1 के 50 क्वेश्चन होने हैं, जिसके पर क्वेश्चन के हमें मार्क मिलते हैं 2, तो हमारे टोटल आता है 100। और यहाँ पे क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं 100, जिसका भी पर क्वेश्चन की वैल्यू 2 है, तो 200। तो 200 प्लस 100 यानी हमारे 300 का टोटल पेपर होता है। इसमें कोई गैप नहीं होता, 3 घंटे लगातार ये पेपर चलता है। 1 घंटा पेपर 1 और उसके जस्ट बाद में आपको पेपर 2, तो लगातार 3 घंटे आपको एग्जाम देना है। ये आपके 150 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में सॉल्व करने हैं। अब हमारी फाइट, मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा कि भाई हमारा टारगेट हम सिर्फ पीएचडी रखें, नेट रखें। मैं सोचता हूँ कि जो टॉप का जो टारगेट है, मैक्सिमम स्कोर लेने वाला काम हमें करना है। बिकॉज 10 फुट की जंप लगाने की प्रैक्टिस करेंगे तो 8 पे 7 पे तो रुकेंगे, अगर 5 की शुरुआत करें तो फिर शायद हमारा खेल खत्म हो जाए। अब यहाँ क्या है, ये तो हमारे मार्क्स का पैटर्न होता है। अब हमें जी एक सवाल बनता है, सर किस पेपर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी पढ़े लिखे हो, बहुत दिमाग है आप में, आपकी समझ क्या कहती है, किस पेपर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें। इस एक पर्टिकुलर टॉपिक पे एक बार आप YouTube की हिस्ट्री देख लो, जाकर के YouTube पे वीडियो सर्च करो, क्या स्टूडेंट्स को बरगलाया जाता है, इधर उधर की बहुत सारे एनालिटिक्स बताए जाते हैं, ये पेपर से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। भैया इतनी ज़्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ देखना है हमें टारगेट क्या है। इमोशनल फैक्टर पे काम करोगे क्या, प्रैक्टिकल फैक्टर पे काम करिए। प्रैक्टिकल फैक्टर ये है कि भैया जहाँ पे हमें मार्क्स ज़्यादा मिले, जहाँ से हमें क्वेश्चंस ज़्यादा मिले, जहाँ पे हमारा बेनिफिट ज़्यादा हो, हम वही काम करेंगे। तो पेपर 1 में क्वेश्चन है 50, मार्क्स मिलने हैं 100, यहाँ क्वेश्चन है 100, मार्क्स मिलने हैं 200। तो कट ऑफ में मैक्सिमम रेशो किसका है सर एंड मैम? 66% का रेशो ये अकेला कवर करके बैठा है। तो आप मुझे बताओ ज़्यादा एम्फेसाइज आप किस पे करोगे? तो सबसे पहले तो दिमाग से हटा दो ये कि पेपर 1 सर थोड़ा सा हमें कम आता है इसलिए एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा। पेपर 2 आपको कितना आता है, आप इस बात पे फोकस कर जाओ। लेकिन इस बात को खुले कानों से और दिमाग से समझना है। इसका मतलब इसको बंद कर देना नहीं है, इसे बिल्कुल इग्नोर करना नहीं है, ठीक है। आप
आप अगर जब थाली में भोजन लेते हो ना, तो आपके पास में चपाती है और मान लीजिए कोई दाल है, तो चपाती की मात्रा शायद ज़्यादा होगी, सब्जी की मात्रा कम होगी। लेकिन सब्जी हटाई दें पूरी तरह से तो खाने का स्वाद बिगड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए पेपर 1 को भी लेके चलना है, लेकिन हमारा ध्यान जितना 66% देता है ना ये, तो हमारी टोटल स्ट्रैटेजी का 60% 70% फोकस पेपर 2 पे होना चाहिए। 40% के आसपास टाइम आप इसे दीजिए। अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ना वो बहुत यूनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, बहुत प्रैक्टिकल बोल रहा हूं। यही तो होता है, आप सोच लो, आपको जितने मार्क्स मिले उसके एवरेज में आप उतना परसेंट इनको टाइम दे दो। यानी 3 घंटे का पेपर है तो 1 घंटा ये लेना, 2 घंटा ये लेना, 3 घंटे पढ़ो तो 1 घंटा इसे दो, 2 घंटा इसे दो। अब ये जो टाइम फ्रेम है ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट करिए, कैसे आप करेंगे। तो पेपर 2 के ऊपर पूरा फोकस करना, बिकॉज आपने यार इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आप इसमें एमए किए हो ना, तो आपने भले ही 1 वीक सीरीज पढ़ी होगी, वो कोई पूछने वाला नहीं है। एग्जामिनर की नज़र में या एनटीए यूजीसी या जो है संस्था उनकी नज़र में आप पोस्ट ग्रेजुएट हो और आपने सर्टेन परसेंट लिए हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो ये माना जाएगा कि 55% अगर आप लेके आए हो मिनिमम, दैट मीन्स आपने सब्जेक्ट को तो पढ़ा ही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चक्कर इस पेपर 2 की वजह से आप लोग क्यों, क्योंकि इसके आप ज्यादा दीवाने होते हो, आपको लगता है पेपर वन रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये वो चीजें, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अभी तो क्लियर हो गया, एक फंडा एकदम क्लियर है कि किस पेपर पे ज्यादा फोकस करें। फोकस आपको पेपर 2 पे करना चाहिए अनडाउटली, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स कम और यहाँ मार्क्स ज्यादा है। चलिए अब हम 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले है ना हम चर्चा करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 को थोड़ा ध्यान से देखो सर। पेपर 1 में हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज बोर मत होना, एक एक चीज को वो ध्यान से सुनना और समझना, ये चीजें बहुत काम की हैं। अब आपके सामने पेपर 1 है, पेपर 1 की 10 यूनिट है, पेपर 2 की भी 10 यूनिट है। तो पेपर 1 की जो 10 यूनिट है वो सबके लिए कॉमन है, इसलिए मैंने उसको एक एक को सेग्रीगेट किया है। अब हमें करना क्या है, देखो पेपर 1 की 10 यूनिट को मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। यानी एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें मैंने 4 यूनिट्स डाले हैं। आप इनको अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो विश्वास कीजिए 90% क्वेश्चन यहां से सही किए जा सकते हैं। ये प्रूव है, किए जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे कैसे, तो उसके ऊपर तो मैं बात करूंगा, लेकिन आप समझ जाओ कि ये 4 यूनिट कौन सी, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये यूनिट नंबर 1 है, कॉम्प्रिहेंशन है, ये यूनिट नंबर 3 है, हायर एजुकेशन है, ये लास्ट यूनिट में आता है, और शायद 9th यूनिट आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है ये। तो यहाँ पे अगर हम मान लीजिए प्रोबेबिलिटी पकड़ें कि भाई 50 क्वेश्चन है, 10 यूनिट है, तो एक यूनिट से सवाल कितने हुए, 5। तो 5 सवाल जब हुए तो इन 4 यूनिट का अगर हम 90% पकड़ते हैं तो 18 क्वेश्चन यहां से आपको निकालने चाहिए। इतनी रणनीति में आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप बोलते हो सर ऐसे थोड़ी होता है, तो भैया एग्जाम क्वालिफाई ही नहीं होगा। फिर तो होता है, स्टूडेंट्स करते हैं बिकॉज ये बहुत इजी है। मसला क्या है कि कुछ पढ़ाने वालों ने चीजों को इस तरह से बना के प्रेजेंट कर दिया, क्योंकि खुद को अलग हम कैसे दिखाएंगे, चीजों को टफ कर दीजिए। अब कोई नेता है, कोई नेता अगर भाषण में अनर्गल बयानबाजी करने लगेगा तो लोग देखते हैं यार इसको बहुत कुछ आता है। एग्जाम की डिमांड क्या है, उसके अकॉर्डिंग कंटेंट अगर आप देख लेंगे ना दिल से, तो आपके मन में सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि नहीं यार मेरे से हो सकता है। लेकिन अगर आपको डराया नहीं जाएगा, आपको भारी भरकम कंटेंट दिखाया नहीं जाएगा, तो आपके मन के अंदर वो भय कैसे आएगा कि नहीं यार इस देवता के बिना तो भैया मेरा तो उद्धार पॉसिबल नहीं है। भैया जी ऐसा नहीं है। टीचर की ज़रूरत होती है, टीचर पढ़ाने के लिए होते हैं, हम पढ़ने के लिए हैं, हम पढ़ेंगे। लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ ये हो जाए कि मैं आपको डरा दूं, डरा करके कोर्स भेज दूं, तो यार ये तो बेईमानी वाली बात हो गई। अगर आप सही जगह पे हो, आपको सही बात लग रही है, तो आप कमेंट करके बता देना कि मेरी बात से आप एग्री करते हो या नहीं करते हो। तो ये 4 यूनिट्स को बहुत लाइटली हम ईजिली लाइट वे में पढ़ेंगे तो ईजिली यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं। कैसे, उसके ऊपर भी बात करेंगे। कम टू द कैटेगरी नंबर बी। कैटेगरी नंबर है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, कंप्यूटर से रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड और हार्डवेयर, इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज का खेल है। रिसर्च एप्टीट्यूड, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है और समझ में आता है अगर ठीक से समझाया जाए तो। कम्युनिकेशन इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे मेरा टारगेट है कि अगर इसको ठीक से पढ़ा जाए तो 80% मार्क्स, या तो हम कह लें तो 70% मार्क्स ईजिली यहाँ से आते हैं। तो अगर 15 क्वेश्चन में से 10, अगर मैं कहता हूं 7 से 10 क्वेश्चन भी यहां से आप लेते हो, तो फिर आपके लिए बची है मैथ, लॉजिकल रीजनिंग और डीआई।
ये मैंने कैटेगरी 3 में क्यों डाला है? क्योंकि मैं मैथ से डरता हूँ, ये मेरी रणनीति है। आपके लिए मेरा कहने का मतलब ये है कि 4 यूनिट ऐसी रखो जो आपकी बेस्ट फ्रेंड हो, जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ें। 3 यूनिट आप इस तरह की रखिए जो ठीक है आपका साथ दे सकती हैं, अगर उनको थोड़ा सा लालच दे दिया जाए तो। और 2 यूनिट या 3 यूनिट 3 यूनिट इस तरह की रखिए जो ठीक है भाई, तू साथ दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, थोड़ा बहुत तो तेरे से भी फायदा ले ही लेंगे। वो आप पे डिपेंड करेगा आप कौन सी यूनिट को, अगर आपका मान लीजिए मैथ्स बहुत अच्छा है, आप इसको कैटेगरी ए में ले आइए। लेकिन ये जो कैटेगरी ए में मैंने चीजें रखी हैं, ये जो यूनिट रखी हैं, इस यूनिट्स को, इन 4 यूनिट्स को कोई भी स्टूडेंट इजीली पढ़ सकता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कैटेगरी बी को चेंज करो मेरे दोस्त, कैटेगरी बी को आगे पीछे आप कर सकते हो, कैटेगरी ए। और हाँ, अगर मान लीजिए आपने मैथ्स को उठा करके या रीजनिंग को उठा के कैटेगरी ए में डाल दिया, तो सोचो आपका स्कोर कितना और ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से इमोशनल नहीं होना कि यार ये यूनिट तो मेरे को आती नहीं, मेरे को मैथ्स तो आती ही नहीं, मेरे को डीआई तो आता ही नहीं, मैं कैसे करूंगा। कम कर लो, इसमें इनमें से उठा लो। आपको लगता है यार मेरे से यार ये एनवायरनमेंट वगैरह ये सब तैयार नहीं होते, तो इनमें से किसी एक यूनिट को यहाँ उठा के लिया, कुछ तो आना पड़ेगा, मेहनत तो अल्टीमेटली करनी पड़ेगी। तो अगर मैं बहुत रफ आइडिया भी लूँ तो 18 + 10 + 8 तो 36, मैं कहता हूं ये 35 34 से लेके 36 क्वेश्चन आप यहां निकालिए, आप बहुत अच्छे से लीड कर जाएंगे। और रणनीति के तहत अगर आप चले, इसी पैटर्न को आपने खूब पढ़ा, बिकॉज आप यहां टाइम थोड़ा कम करके इनके ऊपर टाइम बढ़ा देंगे, तो आपके स्कोर तो वैसे ही अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ कुछ विद्वान मिलेंगे, वो विद्वान ये कहेंगे यार सब यूनिट्स में से एक जैसा थोड़ी आता है, हर यूनिट में क्या गारंटी है 5 सवाल नहीं है, चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन हम एक जनरल आइडिया लेके चल रहे हैं, क्योंकि जनरल आइडिया ये है कि अगर हमने 4 और 3 7 यूनिट को ढंग से कर लिया तो कितना भी आगे पीछे हो हम कंपटीशन में जिंदा रहेंगे, हम मुर्दा नहीं कहलाएंगे, हम हारने वालों में से नहीं होंगे। तो ये पेपर 1 को लेके आपको काम करना है। अब पेपर 1 में खैर क्या पढ़ना वो मैं आपको बताऊंगा। अब एक बार पेपर 2 पे आ जाओ सर। पेपर 2 को थोड़ा ध्यान से देखो। पेपर 2 की 10 यूनिट्स है, इसको मैंने यूनिट वाइज अलग अलग इसलिए नहीं लिखा बिकॉज आपके सब्जेक्ट किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ होगा। यहां पर भी हमें 7 और 3 का डिवाइडेशन करना है। अब 7 में भी मैंने यहां 2 टुकड़े कर दिए, 5 और 2। 5 यूनिट ऐसी बनाओ सर, कोई सी 5 यूनिट जिनमें आप 80% प्लस का टारगेट लेके चलो। यहां मैंने बहुत हाइपर टारगेट नहीं दिया, यानी 40 से 50 सॉरी 50 में से 40 क्वेश्चन यहां निकल करके आने चाहिए। तो 80% प्लस का टारगेट 5 यूनिट के लिए मैं कह रहा हूं, पूरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। आपके सब्जेक्ट को हमने आधा कर दिया, आधे को तो ढंग से तैयार कर लो, उसका भी मैं 80% बोल रहा हूं। आधे सिलेबस को 80% दमदार तरीके से तैयार कर लो, मतलब वो आपका कंटेंट वहां गलत नहीं हो। बचे जो 2 यूनिट हैं इन 7 में से, इसमें आप 60% के आसपास का टारगेट रखो, ठीक है। अगर पॉसिबल हो 7 यूनिट को अगर फुल तैयार कर सको बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई 5 यूनिट तो ऐसे रखो कि ये 5 पांडव आपके एकदम मजबूत आपके दोस्त होने चाहिए जो आपको स्कोर देंगे। 2 के साथ में 60% के व्यवहार करो। और रही हमारी यूनिट 3 बची हुई, जिनमें अगर आप सब्जेक्ट पढ़े हुए हो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो यार आपके साथ में 50% क्वेश्चन वहां से, क्योंकि अगर आप रैंडमली भी क्लिक करोगे ना किसी क्वेश्चन पे, तो 4 में से 1 सही होने की तो संभावना है ही। सब्जेक्ट पढ़ लोगे तो 2 होने ही हो जाएंगे। ये स्कोर भी आपका 67 पे जाता है। 67 से थोड़ा नीचे आते हैं 65 से नीचे आओ 63, 61, 60। चलो हम 60 क्वेश्चन पे रुकते हैं। 60 क्वेश्चन वो वाले, और 30 क्वेश्चन ले लो यहां पे। 60 और 30 हम आए 90 क्वेश्चन पे। 90 मतलब आप स्कोर करिए 180, आप कंपटीशन में बरकरार रहेंगे। ये तो मैंने बहुत कम कर दिया स्कोर पेपर 2 का। पेपर 2 65, 67, 70, 70 के टारगेट पे जो क्रॉस कर गया वो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा। अब इसके लिए क्या करना होगा सर? तो क्या जो हम पढ़ेंगे वो 100% दिमाग में रहेगा? नहीं रहेगा। रिवीजन कीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए। और उसके लिए जो हमारे पास में की है ना मेरे दोस्त, वो क्या होती है? देखो, आपकी एग्जाम है, एग्जाम का सिलेबस है। सिलेबस को आप तैयार करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको कंटेंट चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं शुरू कर रहा हूं। अब कंटेंट आपको चाहिए, तो कंटेंट में आपकी 3 चीजें आती हैं। या तो आप क्लास में पढ़िए, या तो आप बुक्स लाइए, या तो आप नोट्स लीजिए। अब देखो, अगर आप क्लास में हैं तो आपको क्लास नोट सफिशिएंट होंगे। आप अगर बुक्स परचेज कर रहे हैं तो आपको सेल्फ नोट्स बनाना पड़ेगा, सीधी बात है। इस तरीके से। लेकिन बुक्स में एक चीज ध्यान रखनी होती कि ऑथेंटिक, लिमिटेड हो प्लस ऑथेंटिक हो कंटेंट। अब यहां पे क्या दिक्कत है, जो स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़ते हैं, जो मैंने अनुभव किया है वो ये है
कि स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड क्लियर नहीं होता, बैकग्राउंड यानी बेसिक्स उनके क्लियर नहीं है। या तो हमारे ग्रेजुएशन या 11th-12th में वो सब्जेक्ट नहीं है, या पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी आए हैं तो नॉन सीरियस, एज ए नॉन सीरियस स्टूडेंट थे, हमने सर सीरीज पढ़ी है, 1 वीक सीरीज या पासबुक वगैरह से सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ करके एग्जाम क्वालिफाई किया है, या तो कोई यूनिवर्सिटी के दोस्त ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दिए, उनसे कर लिया। तो सीधी बात यह है कि आपको चीजें समझाने वाला कोई तो चाहिए जो आपको चीजें समझा दें। कोई कहे जी कि मैं एग्जाम ही क्वालिफाई करा दूंगा, बड़ा झूठ है, ब्लफ है, इससे बड़ा दुनिया में कोई झूठ ही नहीं हो सकता एजुकेशन इंडस्ट्री में कि हम गारंटी करते हैं हम आपको क्वालिफाई करा देंगे। नो वन कैन मेक यू सक्सेसफुल। हमारे यूट्यूब के जिस यूट्यूब चैनल पे आप हैं ना अभी, इसके थंबनेल पे भी क्या लगा हुआ है, ओनली एफर्ट्स कैन मेक इट पॉसिबल। ये लाइन हमने इसलिए लिखी बिकॉज आपके प्रयास ही है जो आपको सफल बना सकते हैं, इसके अलावा कोई आपको सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, जो आपको नहीं आता वो सिखाया तो जा सकता है, और सिखाया जा सकता है तो आप सीख भी सकते हैं। एक बार सीख लेंगे तो चीजें अपने आप तैयार हो जाएंगी। तो यहां पे क्या होता है, आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो बुक्स लीजिए, ऑथेंटिक बुक्स की जो है अपने अपने टीचर से पूछिए। पॉलिटिकल साइंस की अच्छी किताबों की लिस्ट मैंने अपने चैनल पे बताई हुई है। बुक्स को लिमिटेड रहे, ऑथेंटिक रहे, और उसके साथ में अपने नोट्स बनाइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और यहां पे क्या होता है मेरे दोस्तों, जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको टेस्ट सीरीज, ये सर आत्मा है, मतलब मैं ये कह सकता हूं टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो सोल है इस एग्जाम के लिए। बिकॉज यहां क्या खेल है ना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, जितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लगाते हैं, उतना आप सीखते भी हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपको आ जाता है, आपकी नॉलेज भी बढ़ जाती है, 50 फायदे होते हैं। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे देखो, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हमारे मॉर्निंग 10 AM पे हमारा सेशन होता है। एक दिन पेपर 1 एक दिन पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस है। टेस्ट सीरीज मानस एकेडमी का ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड कर लो। सारी तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पेपर 1 की अलग है, पेपर 2 की अलग है, पेपर 1 और 2 का कॉम्बो अलग है, वो वहां पे आप हमारे ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात आती है सर क्लास की। क्लास में हम क्या सीखते हैं? क्लास से हम सीखते हैं चीजों को समझना, चीजों को हम जानते हैं, उसकी गहराई को पकड़ते हैं। फिर अगर क्वेश्चन घुमा दे थोड़ा सा, तो वो जो नॉलेज हमने लिया है, रट्टू तोते वाला नहीं, पीपीटी वाला नॉलेज नहीं कि कॉपी पेस्ट मारा और रट के चले गए, वो तो तुम भी रट लोगे भाई। चीज होती है समझा जाए चीजों को, तो समझाने के जिस ढंग से प्रोसेस से हम आपको आगे लेके चलते हैं, चीजें आपकी क्लियर होती है। किसी भी टीचर, जो भी आपको कहीं सेटिस्फेक्शन होता है कि इनके साथ पढ़ के मैं थोड़ा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, पढ़िए। अदरवाइज पेपर इन एग्जामिनेशन के लिए बुक्स भी अवेलेबल है, बुक्स के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, खुद को कंट्रोल करिएगा, लिमिटेड और ऑथेंटिक कंटेंट ही पढ़िएगा। तो ये कुछ बात हमारे एंड पे रही है। तो कंक्लूड में अगर करूं चीजों को, तो कंक्लूजन इस हिसाब से है कि पेपर 1 और पेपर 2 के अंदर पेपर 2 को एम्फेसाइज करिए ज्यादा, पेपर 2 को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। पेपर 1 को उसी के हिसाब से, जितना वो आपको इनाम दे रहा है उसी के हिसाब से उसकी इज्जत करिए, पढ़िए दोनों चीजों को। और 7:3, 7:3 में डिवाइड कर दीजिए। 7 यूनिट पे थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करिए, 3 यूनिट को थोड़ा एवरेज छोड़िए कुछ मत कि हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैथ्स नहीं आती सर, डीआई नहीं होता सर, हमारी क्लासेस, राकेश अग्रवाल सर हमारे ऐप में क्लासेस पढ़ाते हैं, आप एक बार क्लासेस लेके देखो, आपको फील हो जाएगा सर बहुत इजी हो गई है चीजें। ठीक है, मैं तो खुद स्टूडेंट हूँ, एक तरह से समझो डरा हुआ स्टूडेंट जो मैथ से हमेशा डरा है। मैं जब वो क्लासेस देखो मुझे बहुत खुशी होती है। और प्रैक्टिस, सबसे बड़ी चीज है प्रैक्टिस। और आपका अगर मोटिवेशन जिंदा है तो चीजें आप कर लेंगे। देखो, तो सक्सेस के लिए ना एक बहुत शॉर्ट फॉर्मूला है। सक्सेस की शुरुआत होती है आपके विजन से। आपका विजन क्या है? आपका विजन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, आपका ऑब्वियसली शायद सेट करोगे तो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, नेट कर रहे हैं, हम पीएचडी कर रहे हैं, टारगेट तो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर ही है। इस विजन को देखा, और क्या ये आपका पैशन भी है? सोचना, विजन होना, अरे यार बहुत पैसा होना चाहिए, तो क्या पैसा कमाना आपका पैशन भी है? वैसे ही विजन, सर मेरे को असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो क्या ये आपका पैशन भी है? आपके अंदर क्या ये जुनून है? देख लो, अगर पैशन है तो फिर आप अगले स्टेज के ऊपर प्लानिंग पे, जो हमने आपको करके आज दी है, इस प्लानिंग को समझिएगा। प्लानिंग हो गई जी, हमें काम करना है। अब चीज आई है स्ट्रेटजी। अब आप कहेंगे सर प्लानिंग में और स्ट्रेटजी में क्या फर्क होता है? देखो, प्लानिंग को हिंदी में कहते हैं योजना, और इसे कहते हैं रणनीति। यानी प्लानिंग से और डीप होती है स्ट्रैटेजी, रणनीति है। यहां पे जीतने की बात है, भाई मैं मेरा रैंक सिक्योर कैसे करूं, मैं मेरे जेआरएफ को सिक्योर कैसे करूं, वो नेट के सर्टिफिकेट को, पीएचडी के एडमिशन को सिक्योर कैसे करूं, तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है। प्लानिंग की गहराई को ही हम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो प्लानिंग बनाओ कि ऐसे ऐसे हमें चलना है, और स्ट्रैटेजी के अंदर शटल गोल एकदम तय होते हैं कि कब, कैसे, कहां, क्या करना है। ये स्ट्रैटेजी हो गई। ये कब सक्सेसफुल होगी? जब आप में डेडिकेशन होगा,
आज अगर हवा भरी है इस वीडियो को देख करके 5-10 दिन के लिए, तो माफ़ करना, आप धोखा दोगे खुद को भी, मुझे भी, अपने पेरेंट्स को भी। कुछ नहीं हाथ लगने वाला। डेडिकेशन का मतलब कि सर ठीक है, मतलब कैसी भी स्थिति होगी हम फाइट करेंगे, मज़ा आ रहा है सर, मतलब ठीक है हम करेंगे मेहनत, वो चीज़ होती है डेडिकेशन। डेडिकेशन है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। डेडिकेशन के साथ में मोटिवेशन। डेडिकेशन मतलब हमारा समर्पण, और मोटिवेशन मतलब उत्साह, जोश, जुनून, हमारे अभिप्रेरणा, हम अंदर से मोटिवेट नहीं, हम करेंगे। तो अगर मोटिवेशन, डेडिकेशन है तो मोटिवेशन डेवलप हो जाएगा। मोटिवेशन बाहर से भी लिया जा सकता है। हम भी कुछ कह रहे हैं तो आप मोटिवेट हो रहे हो, लेकिन वो इतना मोटिवेट भी नहीं हो जाना कि हम हवा में उड़ने लगें, थोड़ा सा उसे संतुलित रखते हुए। तो डेडिकेशन प्लस मोटिवेशन अगर दोनों चीज़ें हैं, ये कार्य करने की क्षमता है, ये कार्य करने की क्षमता प्रदान करने वाली ऊर्जा है, ये मोटिवेशन है। फिर इनोवेशन, हम क्या नया कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आप इस यूनिट को इतना वेटेज दे दो, इसको इतना वेटेज दे दो, 7:3 में आप अपने हिसाब से इनोवेट करिए कि आपको कौन सी यूनिट प्रायोरिटी पे रखनी है, कौन सी यूनिट आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखनी है। ये इनोवेशन है। इनोवेशन का मतलब कुछ नई चीज़ आप करें। और उसके बाद में सर एक आती है फैक्टर रिस्क। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। आप सोचते हैं कि एक बार मैं टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करूंगा, एक बार मेरा कंटेंट तैयार हो जाए। या रिस्क ले लो भाई, कूदो, एक बार देखो तो सही कितने पानी में हो, क्या नुकसान जाएगा। और आज तक मैं भी अगर इस एग्जाम को देने बैठूं, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते बहुत लंबा टाइम हो गया, आज भी विद्यार्थी हूं पॉलिटिकल साइंस का, तो मुझे लगता है कि मैं भी शायद कुछ क्वेश्चन ऐसे रह जाएं जो मैं ना कर पाऊं। मैं कहता हूं शायद 80 सवाल 50 सवाल के ऊपर रुक जाऊं, 15-20 सवाल तो मुझसे भी नहीं होंगे या गलत हो जाएंगे। तो रिस्क तो हर जगह है। इसके चक्कर में होता क्या है, हम कदम ही नहीं बढ़ाते। तो भैया ये सर्किल है और ये सब चीजें हैं, तो सक्सेस में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए, ये सूचना मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। और अगर आपको लगता है कि भाई हाँ बारीक सर आपके साथ जुड़ करके, तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आप देख ही रहे हैं ना, इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, अपना नाम, अपनी डिटेल बताइए, आप किस तरह के कोर्स में आना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो इसके साथ में देखो, कमिंग एग्जामिनेशन के लिए जो हमारा दिसंबर एग्जाम है या जो जून 2025 का एग्जाम है, बिकॉज अभी तो एग्जाम आने वाला ही है, इन एग्जामिनेशन को लेकर के हमने एक लक्ष्य बैच जो है वो लॉन्च किया है यूजीसी नेट जेआरएफ 2024 और 25 के लिए, जिसकी फीस 13,770 है, लेकिन डिस्काउंट हम 35% का दे रहे हैं। उसके बाद में 8,950 में दोनों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस मैं पढ़ाता हूँ, पेपर 1 मैं पढ़ाता हूँ, प्लस साथ में और टीचर्स भी हैं। केवल अगर पेपर 1 पढ़ना है तो उसकी फीस मैं आपको बता देता हूं। केवल पेपर 1 अगर आपका टारगेट है ना, तो उसकी फीस है 4500 रुपए। एप्लीकेशन मानस एकेडमी का आपको डाउनलोड करना है। हमारे कोर्सेज में देखो कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस मिलेगा, लाइव क्लास मिलेगी जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल होती हैं, बेसिक टू एडवांस लेवल का नॉलेज, यानी यहां से आप सीखोगे, एडवांस पे पहुंचोगे। जो होता ना सर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं, वो सब यहां पे आपको मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इक्वली यूजफुल मेरी क्लासेस होती हैं, चाहे वो पेपर 1 की हो चाहे पेपर 2 की हो। और सबसे अच्छी बात जो हमारा प्राइम हम फीचर देते हैं स्टूडेंट को, वो है इसकी वैलिडिटी। ये 12 मंथ की वैलिडिटी है, इस पर स्टार लगा, इसका मतलब ये है ये प्राइमरी वैलिडिटी है। इसके ऊपर आपको जितनी वैलिडिटी चाहिए होगी, आप सिर्फ आपको एक मैसेज करना है, आपकी वैलिडिटी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के सारे नए बैचेस में एडमिशन देते हुए हम इंक्रीज कर देंगे। तो दोस्तों लाभ उठाइए, मानस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए। कोर्स फीचर्स आपको मैंने बता दिए, बहुत ऑनेस्टी के साथ में क्लासेस और बहुत मजेदार क्लासेस हैं। मानस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। ये इस तरह का ये ऐप हम आपको नजर आ जाएगा। ऐप के सारे फीचर्स हैं, पेड कोर्स हैं, ई बुक्स हैं, पीडीएफ एंड नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज हैं, पेपर 1 भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। 4,500 इसकी फीस है। ये लक्ष्य है, ये जो हमारा बैच लॉन्च किया ये विजिबल है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर, वैसे कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पे भी विजिबल है। तो मेरे दोस्तों, सफलता किसी का वेट नहीं करती। आप सफलता से शायद दूर हैं, अपने प्रयासों से गति बढ़ाइए। सफलता अपनी जगह टिकी हुई है, खड़ी हुई है। अब आप कितना जल्दी उस तक पहुंच जाते हैं, मेहनत करिए। मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको अपने अकॉर्डिंग बनानी है। कहीं कोई डाउट होता है, मेरी कोई हेल्प चाहिए होती है, तो व्हाट्सएप करके आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाकी आपका मानस एकेडमी पे स्वागत रहेगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स के साथ में शेयर और एक कमेंट अच्छा सा ज़रूर करके जाइएगा। ऐसे ही और वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए मानस एकेडमी पे और अपनी यूजीसी नेट जेआरएफ की जर्नी को, सैट और पीएचडी पीजीटी की जर्नी को सक्सेसफुल बनाइए। विश यू वेरी गुड लक, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।